Hello viewers, good morning to each one. Today in this session, we will discuss about consideration concept, which is an integral part of GST topic. So please see this video carefully and learn about meaning of consideration. So first of all, you would be know about something in return. It means whenever a seller sell their goods to consumer and in return gets something like money or in kind is called something in return. So जैसे कि आपने ये जानते होंगे कि कोई भी अगर सेलर होता है, जब भी कोई गुड्स सेल करता है तो उसके बदले में उसे कुछ पैसे रिसीव होते हैं या फिर पैसे के बदले में कुछ भी वो सर्विसेज या गुड्स रिसीव करता है, जैसे कि बार्टर सिस्टम में होता था। तो वो क्या होता था, एक समथिंग इन समथिंग होता था, यानी कुछ के बदले कुछ होता था। तो वो जो चीज़ें कुछ के बदले कुछ दिया जाता था उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं, उसे ही हम कंसिडरेशन कहते हैं। आपको इस वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि एक्चुअल में जीएसटी के अंडर कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन अंडर जीएसटी, द टर्म कंसिडरेशन इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ दिस CGST एक्ट। ये जो कंसिडरेशंस की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट में मिलेगा आपको, जिसमें ये डिफाइन किया गया है, कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज मीन मनी, इट कैन बी इन मनी और इन काइंड, इट कवर्स एनीथिंग विच माइट बी पॉसिबली डन, गिवन और मेड इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। फर्दर, a consideration need not always flow from the recipient of the supply, it can also be made by a third person। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंसिडरेशन हमेशा मनी नहीं हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, पैसे के अलावा भी हो सकता है, यानी इन काइंड में भी हो सकता है। सपोज़ अगर मैंने किसी को एज अ सर्विस दिया, मैंने किसी को सर्विस दिया एज अ प्रोफेसर, तो उसके बदले में उसने मुझे कुछ सर्विस दिया एज अ वो रेस्टोरेंट के यहाँ पे मुझे उसने फूड सप्लाई किया, या फिर हो सकता है उसने कंस्ट्रक्शंस के पर्पज़ से मेरे कुछ भी ऐसे मैन्युफैक्चर कर दिया, जो भी फर्नीचर वगैरह है, तो वो मेरे बदले में क्या हुआ, मैंने उसके बदले में उसे सर्विस दिया और उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया, कंस्ट्रक्शन किया, मेरी कोई भी चीज़ है फर्नीचर वगैरह बना के मुझे दिया। बदले में मैंने पैसे नहीं लिए, बल्कि क्या लिया, मैंने एक दूसरी सर्विस रिसीव कर ली। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं किसी को कुछ गुड सप्लाई कर रहा हूँ, उसके बदले में वो पैसे ना देकर मुझे कुछ और गुड सप्लाई कर रहा है, तो ये इन काइंड हो जाएगा। इट कवर्स एनीथिंग, इसमें कुछ भी चीज़ें कवर कर सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ इसके अंदर कवर होगी वो कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी एक्सचेंज फॉर्म में होना चाहिए, यानी हाँ, जहाँ पे कुछ के बदले कुछ मिलना चाहिए, यानी गिवन और मेड इन एक्सचेंज फॉर द समथिंग एल्स होना चाहिए। अब ये बोला गया है कि जो भी कंसिडरेशन होगी वो रेसिपिएंट के द्वारा फ़्लो नहीं होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ए के साथ कांटेक्ट किया है तो जो भी कंसिडरेशन मुझे मिलेगी वो केवल ए ही दे सकता है, बी भी मुझे कंसिडरेशन पे कर सकता है, लाइक बी भी दे सकता है या फिर कोई थर्ड पर्सन सी भी दे सकता है। सो यही चीज़ बोला गया है, इट कैन ऑल्सो बी मेड बाई अ थर्ड पर्सन। कंसिडरेशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मिस्टर बी टू प्रोवाइड हैम्पर्स विथ वर्थ ₹10,000 टू इट्स बिजनेस क्लाइंट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है मिस्टर ए और मिस्टर बी के साथ, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो हैम्पर जो 10,000 की है अपने बिजनेस क्लाइंट को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में हुआ है, बट यहाँ पे जो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है वो किसको रिसीव हो रही है, मिस्टर बी के क्लाइंट को रिसीव हो रही है। सो इस वजह से यहाँ पे जो कंसिडरेशन बना वो एक थर्ड पर्सनस के थ्रू यहाँ पे कंसिडरेशन सप्लाई की जा रही है। तो ये एग्जांपल है कि जो भी कंसिडरेशन होगी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेसिपिएंट के द्वारा ही फ़्लो हो, रेसिपिएंट के द्वारा ही वो कंसिडरेशन पे किया जाए, वो किसी तीसरे पर्सनस के द्वारा भी पे किया जा सकता है। नाउ फर्दर मूव, however any subsidy given by the central government or a state government is not considered as consideration। आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे सब्सिडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। A deposit given in respect of supply of goods or services are both shall not be considered as payment made for such supply
unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। मतलब ये बोला है कि देखिए कुछ ऐसे सब्सिडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। और अगर कुछ ऐसे डिपॉजिट है जो रेसिपिएंट है उसने क्या किया है, सेलर के पास ऑलरेडी पहले से ही एज ए एडवांस में डिपॉजिट करके रखा है, और वो तब तक कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक सप्लायर यानी जो डिपॉजिट किया है, जिसने पैसे डिपॉजिट किया है, वो उसे एज ए कंसिडरेशन उसे ट्रीट करने के लिए नहीं कहे। अब यहाँ पे सब्सिडी तीन तरह की हो सकती है। कुछ ऐसा सब्सिडी है जो आपको कंसीडर करनी है, कुछ ऐसा सब्सिडी है जिन्हें आपको कंसिडरेशन में कंसीडर नहीं करनी है। फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। अगर कोई भी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट से रिसीव होती है तो उसे आप कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करोगे। एंड सब्सिडी विच डायरेक्ट लिंक विथ सप्लाई, अगर कुछ ऐसे सब्सिडी है जिसका लिंक डायरेक्टली सप्लाई से है, फ्रॉम बाई पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, यानी वो जो सब्सिडी है वो रिसीव हो रहा है अदर देन गवर्नमेंट से, शैल बी इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, उसे कंसिडरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट आपको बोला है सब्सिडी विच इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक विद द सप्लाई शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन्स वैल्यू। ठीक है, यानी कुछ ऐसे सब्सिडी हैं जिनका लिंक डायरेक्टली सप्लाई से नहीं होता है, उसे हम ट्रांजेक्शन्स वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब फर्दर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिया है, artworks sent by the artist to gallery for the exhibition is not a supply as no consideration flow from the gallery to the artist। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक आर्ट वर्क्स जो है एक आर्टिस्ट ने बना के गैलरी में उसने प्रदर्शनी के लिए वहाँ पे भेजा है, वो सप्लाई नहीं होगा। क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे जो आर्टिस्ट है उसने उस आर्ट वर्क्स को केवल एज अ शो ऑफ के लिए वहाँ पे दिया है, ताकि एक इनविटेशन टू ऑफ़र है कि कोई भी पर्सन उसके आर्ट्स को देखे और वो पसंद करके तब जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तो वहाँ पे केवल एग्जीबिशंस के लिए लगाया गया है, तो वो सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे यहाँ पे। सो आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज where it is exhibited for supply, however no consideration flow from the gallery। So it is only when a buyer select a particular artwork display at the gallery that the actual supply takes place and applicable GST would be payable at the time of such supply। ये तभी सप्लाई माना जाएगा जब बायर उसके आर्ट्स वर्क को सेलेक्ट करेगा, जो भी गैलरी के डिस्प्ले पे लगाया गया है वहाँ से वो उसे सेलेक्ट करके और बायर उसे परचेस करेगा, उस केस में इसे सप्लाई माना जाएगा, तब जाके वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और वहाँ पे GST एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो जो आर्ट वर्क्स है वो केवल एग्जीबिशंस के लिए गैलरी में रखा गया है तो वो उसे हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे और वहाँ पे कंसिडरेशन वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी क्या होती है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन involves an element of contractual relationship wherein the person doing an activity does so at the desire of the person for whom the activity is done in exchange for a consideration। ये आपका पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी होती है इसमें अक्सर एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले दूसरी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। मतलब जैसे ये जितनी भी सारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे सेल हो गया, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये सारे सप्लाई ट्रीट किया जाता है। किसके लिए? याद रखेंगे ये सारे चीज़ में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है बाय अ पर्सन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं सच एज जैसे सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, इन सब में कंसिडरेशन होता है जो एक पर्सन्स के द्वारा दूसरे पर्सन्स को दिया जाता है, यानी एक दूसरे के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। सो यही चीज़ बोला गया है, यानी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एक दूसरे के पर्सन्स यानी आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होती है, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पे बायर के लिए गुड्स कंसिडरेशन हो जाएगा और सेलर के लिए मनी या फिर पैसा या फिर कुछ और भी उसके लिए कंसिडरेशन हो सकते हैं।
सो ये चीज़ बोला गया है कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी इसी को बोला जाता है। नाउ फर्दर टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन कितनी होती है? टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन दो तरह की हो सकती है। कंसिडरेशन कैन बी इन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म, और पार्टली इन मॉनेटरी फॉर्म एंड पार्टली इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म। मॉनेटरी फॉर्म का मतलब हुआ कि जिसमें मनी की बात की जाती है, जिसमें पैसे इंक्लूड होने चाहिए। पैसे कुछ भी हो सकते हैं, इन पेमेंट बाय कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांसफ़र एंड डिडक्शन फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें अगर आ गई, आपने पैसे आपने कैश में दिया, चेक से दिया, क्रेडिट कार्ड से दिया, बैंक ट्रांसफ़र या बैंक अकाउंट से आपने डिडक्ट किया, तो ये मॉनेटरी कंसिडरेशन होती है। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इसेंशली मीन्स कंपनसेशन इन काइंड, यानी आप नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन वो होती है जहाँ पे आप पैसे में ना पे करके किसी दूसरी चीज़ की या दूसरे तरीके से आप वहाँ पे कंसिडरेशन पे करते हो, जस्ट लाइक इन काइंड। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आपने एक सर्विसेज आपने एक रिसीव किया, उसके बदले में आपने दूसरी सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर दिया। एंड रिफ्रेनिंग और फॉर बियरिंग टू डू एन एक्ट, या फिर आपने कुछ ऐसा एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि आप कोई एक्ट है जो आप किसी एक्ट को आपने नहीं करने के लिए एक एग्रीमेंट किया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं एग्री करता हूँ कि ये काम आपके एरिया में नहीं करूँगा, तो उस तरीके से। या फॉर बियरिंग, या कोई ऐसी एग्रीमेंट है जिसमें आप नॉट हैपनिंग यानी नॉट टू डू वाली एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो भी आपकी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होती है। टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन, टॉलरेटिंग एक्ट या सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई एक्ट जिसमें टॉलरेट करने वाली एग्रीमेंट होती है, तो वो भी, जैसे सपोज़ लाइक सुपारी टाइप का जो एग्रीमेंट होता है, तो वो आपका एक मर्डर हो गया। ये मर्डर भी क्या हो गया कि मैंने पैसे लिया और उसके बदले में मैंने किसी का मर्डर करने के लिए या फिर किसी को टॉलरेट करने के लिए मैंने एग्रीमेंट किया, तो ये भी एक कंसिडरेशन हो गई, क्योंकि बदले में उस पर्सन को मुझे पैसे रिसीव और बदले में मैंने उसे क्या दिया, एक टॉलरेटिंग एक्ट मैंने करके दिया उसे। नाउ नेक्स्ट है डूइंग और एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, या डूइंग यानी कुछ करना, या फिर किसी एक्ट को करने के लिए एग्री होना भी एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होती है। तो आप याद रखेंगे कंसिडरेशन केवल दो तरह की होती है, एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी यानी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, मनी इन काइंड यानी कैश में हो सकता है, चेक, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र एंड डिडक्शन फ्रॉम बैंक अकाउंट हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन यानी अदर देन मनी हो सकती है। तो ये सारे आपके कंसिडरेशन होती है, ठीक है। सो this is the important concept for your exam, so please uh, watch this video till for your clarity of your concept. So thank you very much.